हेलो दोस्तों, परीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि हम लोग आज सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे दुनिया की तमाम अपनी सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदियों के आसपास विकसित हुई, मिस्र की सभ्यता नील नदी के आसपास विकसित हुई। वैसे हमारे यहाँ जो है वो सिंधु नदी के आसपास जो सभ्यता विकसित हुई उसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं और इसको हम लोग आज पढ़ेंगे कैसे प्रकाश में आई। दोस्तों, इसको जानने के लिए और एग्जाम में जिस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं तो दो टाइप से जो है यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एक तो इस सभ्यता से जो हमको स्थल प्राप्त हुए हैं उन स्थलों से जो हमको फैक्चुअल जानकारी मिलती है, जैसे जिस स्थल से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं है ना, वो स्थल किस यूनिक चीज़ के लिए फेमस है, तो वो एक फैक्चुअल जो चीज़ें होती हैं वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरे, इस सभ्यता का कल्चर कैसा था, यहाँ पर जो है रहन सहन कैसा था, इसका यहाँ के लोगों के नेचर कैसे थे, यहाँ पे जो है वो सभ्यताएं कैसी थी, नगर कैसे हुआ करते थे, है ना, सड़कें कैसी थी। तो ये कॉन्सेप्ट जो अप्रोच है यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे ही इस तरीके से बिल्डअप होते हैं और दूसरे हम लोग फैक्ट पढ़ेंगे। तो दोनों पे हम लोग काम करेंगे, दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं कि ये सभ्यता जो है प्रकाश में कैसे है। तो दोस्तों, इस सभ्यता का प्रकाश में आने का एक बड़ा कारण है भारत में रेल यातायात व्यवस्था जो चलाई गई, जो भारत में रेल यातायात व्यवस्था प्रारंभ की गई, जिससे ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु के आसपास का जो क्षेत्र जब उत्खनन किया गया तो ये जो है सभ्यता प्रकाश में आई। तो दोस्तों, एक चीज़ आपको पता होगी कि विश्व में सबसे पहली जो ट्रेन चलाई गई थी वो 1825 में जो है वो ब्रिटेन में चलाई गई थी। और वो ब्रिटेन में दो शहर हैं, एक है लिवरपूल और दूसरा है मैनचेस्टर। तो ये एक बात हम लोग यहाँ से जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग स्टार्ट करेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात आपको जनरली ऐसे पता होनी चाहिए कि 1825 में जो है ब्रिटेन में 1825 में ब्रिटेन में जो है वो विश्व की पहली जो है वो रेल व्यवस्था प्रारंभ की गई। और ये कहाँ से कहाँ तक, ये लिवरपूल से लेकर और मैनचेस्टर के बीच विश्व की पहली रेल व्यवस्था प्रारंभ की गई। और ये जो 1825 का समय है, इस 1825 के समय भारत पर ब्रिटिश हुकूमत थी, भारत पर ब्रिटेन का शासन था। तो ब्रिटेन में रेल व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी थी और इस रेल व्यवस्था को भारत में जो इम्प्लीमेंट किया गया, तो हम लोग एक कार्यकाल पढ़ते हैं, एक दौर पढ़ते हैं 1848 से लेकर और 1856 के बीच जो है भारत में जिसने बतौर गवर्नर जनरल काम किया उसको हम लोग बोलते हैं लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम है दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल भारत में गवर्नर जनरल के तौर पे जो रहा है वो 1848 से 1856 के बीच रहा है। तो इनके द्वारा जो है 1853 में भारत में पहली रेल है वो पहली रेल जो है भारत में प्रारंभ की गई। तो ये कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ की गई, तो ये जो है मुंबई से ठाणे के बीच प्रारंभ की गई। तो ये जो रेल व्यवस्था है ये कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ की गई भारत में सबसे पहले, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में सबसे पहली जो रेल व्यवस्था स्टार्ट की गई वो मुंबई से ठाणे के बीच जो है वो प्रारंभ की गई। यानी ब्रिटेन में पहले जो है रेल यातायात शुरू हो चुका था 1825 में, है ना। लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच जो कच्चा माल होता था उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे और भारत पर ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी इस समय। तो भारत में भी जो है कच्चे माल को जो है इस समुद्री तट से कच्चे माल को यहाँ से यहाँ और भारत के अंदरूनी क्षेत्र तक पहुँचाने के लिए रेल यातायात डलहौजी के द्वारा 1853 में प्रारंभ कर दी गई थी। इसके बाद क्या हुआ कि ये जो भारत का ये वाला हिस्सा है, भारत का जो ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, जो आज हम लोग इसको वर्तमान में पाकिस्तान के नाम पे जानते हैं, और जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं इस समय ये पूरा एरिया जो है भारत का ही हुआ करता था। और इसके इस क्षेत्र में एक शहर हुआ करता था, इसका नाम था कराची।
है ना दोस्तों, क्या नाम था इसका, ये कराची हुआ करता था। और यहाँ पर आज वर्तमान में एक पाकिस्तान में शहर है, इसको हम लोग बोलते हैं ये लाहौर है। कौन शहर है, लाहौर है। तो भारत में 1853 में जो है वो रेल यातायात प्रारंभ हो चुका था। इसके बाद जो है एक समय आया 1856 का। 1856 में भारत में जो रेल यातायात है उसको इस क्षेत्र में तो ये रेल यातायात हो ही रहा था, रेल के माध्यम से जो कच्चा माल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा ही रहा था। अब इस व्यवस्था को भारत के इस क्षेत्र में जो है वो शुरू करना था, भारत के इस क्षेत्र में जो है वो शुरू करना था। और ये कब शुरू किया गया, 1856 में शुरू किया गया। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया, ये बर्टन बंधुओं के द्वारा शुरू किया गया। ये दोस्तों बर्टन बंधु कौन थे, तो बर्टन बंधु के नाम से दो भाई थे जो फेमस थे। एक का नाम था जॉन बर्टन, एक का नाम था जॉन बर्टन, और जो दूसरे थे उनका नाम था विलियम बर्टन। इनका क्या नाम था, विलियम बर्टन। तो जॉन बर्टन और विलियम बर्टन के नाम से जो बर्टन बंधु थे, इनके द्वारा 1856 में जो है वो कराची, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है, कराची से लेकर और लाहौर के बीच जो है वो रेल व्यवस्था प्रारंभ की गई, रेल यातायात जो है वो प्रारंभ किया गया। तो ये आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्खनन कार्य शुरू हुआ, या ये सिंधु घाटी सभ्यता जो प्रकाश में आई, उसकी शुरुआत जो है हम कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि बर्टन बंधुओं के द्वारा जो है वो 1856 में जब कराची से लाहौर रेल यातायात शुरू किया गया था। तो इस रेल यातायात में जो है ईंटों की आपूर्ति को पूरा करना था, यानी ईंटों की ज़रूरत थी। तो इसके लिए उत्खनन कार्य इस क्षेत्र में शुरू करवाया गया। और जब उत्खनन कार्य इस क्षेत्र में शुरू हुआ तो यहाँ पर कुछ ऐसे साक्ष्य मिले, कुछ ऐसे टीले मिले, जिससे लगा कि यहाँ पर बहुत समय पहले जो है वो एक सभ्यता थी, यहाँ पे लोग रहते थे। तो ये एक बात जो है वो थोड़ा प्रकाश में आई। इसके बाद जो है हम लोग एक और गवर्नर जनरल के कार्यकाल को देखते हैं, एक और जब गवर्नर जनरल के कार्यकाल को देखते हैं, और इसको हम लोग पढ़ते हैं 1856 से लेकर 1862 के बीच। ये जो दौर है, ये जो समय है, ये लॉर्ड कैनिंग का समय है। ये लॉर्ड कैनिंग जो है इस समय बतौर वायसराय भारत में काम कर रहे हैं। तो इनके समय में 1861 में, इनके समय में 1861 में जो है एक व्यक्ति हुए अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को लॉर्ड कैनिंग ने जो है एक विभाग बनाने का आदेश दिया, और उस विभाग को हम लोग बोलते हैं भारतीय पुरातात्विक विभाग। तो लॉर्ड कैनिंग के समय एक विभाग बनाया गया और इस विभाग का नाम रखा गया भारतीय पुरातात्विक विभाग। और ये जो भारतीय पुरातात्विक विभाग था, इस भारतीय पुरातात्विक विभाग का जो महानिदेशक बनाया गया, जो महानिदेशक दोस्तों बनाया गया, वो किसे बनाया गया, जो महानिदेशक बनाया गया वो अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है भारत के इस क्षेत्र में उत्खनन का कार्य शुरू किया, लेकिन कोई ऐसा बड़ा प्रमाण इनको जो है इनके साक्ष्य के रूप में इनको नहीं मिला, है ना। और इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक दौर फिर आया 1899 से लेकर 1905 के बीच जो है वो लॉर्ड कर्जन का। और लॉर्ड कर्जन ने जो है भारत में जो है जॉन मार्शल के नेतृत्व में उत्खनन कार्य शुरू करवाया। और उनके समय में जो है वो दो बड़े स्थल जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। उनके द्वारा जो
महानिदेशक की नियुक्ति की गई, है ना, जॉन मार्शल को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो है आपको इतना बात पता होना चाहिए मोटे मोटे तौर पे कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता जो प्रकाश में आई उसका सबसे बड़ा एक कारण ये था कि भारत में बर्टन बंधुओं के द्वारा जो रेल यातायात शुरू की गई कराची से लेकर लाहौर के बीच, है ना, ये 1856 में जो शुरू की गई, तो इससे जो है ये थोड़ा लगा कि इस क्षेत्र में जो है वो प्राचीन कुछ बस्तियां थी, प्राचीन कुछ स्थल थे जिसकी अगर खुदाई करी जाए तो इस क्षेत्र में जो है हमको एक नई सभ्यता मिल सकती है, जिसके लिए जो है लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया और इन्होंने जो इस कार्य में, इस क्षेत्र में जो है उत्खनन का कार्य शुरू करवाया। तो ये हमको ये सब बताने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि भारत में जो रेल यातायात प्रारंभ किया गया, ये रेल यातायात प्रारंभ होने से पहले ब्रिटेन में रेल व्यवस्था शुरू हो चुकी थी, क्योंकि भारत पे ब्रिटेन का यानी अंग्रेज़ों का शासन था, तो वहाँ की व्यवस्था को भारत में बाद में इम्प्लीमेंट किया गया और इसके बाद जो है वो उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पे जब रेल यातायात शुरू हुई तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों पर जो है काम होना शुरू किया। अब हम लोग आगे दोस्तों पढ़ेंगे इसमें एक दौर, एक कार्यकाल हम लोग फिर पढ़ेंगे और ये कार्यकाल है 1899 से लेकर 1905 का कार्यकाल। और इस समय जो भारत में बतौर गवर्नर काम कर रहे हैं उनका नाम है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का एक टाइम है, लॉर्ड कर्जन इस समय भारत में गवर्नर जनरल हैं और इन्होंने जो है क्या किया, इनके समय में 1902 में जो है, जो अभी हम लोगों ने देखा था कि 1861 में जो है कैनिंग के समय, अलेक्जेंडर कनिंघम के समय जो है भारतीय पुरातत्व विभाग बनाया गया, कर्जन ने उसमें थोड़ा परिवर्तन किया और उन्होंने जो है उस पुरातात्विक विभाग को इन्होंने चेंज किया और नाम रखा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। और इस भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की जब स्थापना इन्होंने 1902 में करी तो इस विभाग का जो महानिदेशक इन्होंने नियुक्त किया, इस विभाग का जो महानिदेशक नियुक्त किया गया कर्जन के द्वारा, वो किसको नियुक्त किया गया, वो जॉन मार्शल को नियुक्त किया गया। ये जॉन मार्शल जो हैं, जॉन मार्शल को जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जो है वो क्या नियुक्त किया गया, महानिदेशक दोस्तों नियुक्त किया गया। अब इनके नेतृत्व में जो है भारत के इस क्षेत्र में उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ। ये जो हम लोग भारत का ये वाला क्षेत्र देखते हैं, है ना, भारत का जो हम लोग ये वाला क्षेत्र देखते हैं, इस क्षेत्र में जो है वो उत्खनन कार्य जो है वो शुरू किया गया। भारत का जो ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है उत्खनन कार्य शुरू किया गया और जॉन मार्शल के निर्देशन में इस क्षेत्र में एक जो बड़ी सफलता हाथ लगी वो साल 1921 में लगी। इनके निर्देशन में ही साल 1921 में जो है वो हड़प्पा नामक एक स्थल यहाँ से हमको प्राप्त हुआ और इस स्थल से बड़ी सारी चीज़ें जो है निकल के आई। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारी थी, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल प्रमाणिक तौर पे हमको देखने को मिला वो हड़प्पा स्थल था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला उत्खनन स्थल कौन सा है, तो हम लोग क्या बताएंगे, हड़प्पा स्थल। अब हम लोग इस हड़प्पा स्थल के बारे में बात करेंगे और इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्खनन कार्य भी से चल रहा था जिसमें कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हासिल हो रही थी, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में इस क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर एक ऐसे नदी प्रवाहित होती है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये कौन सी नदी है, तो ये रावी नदी है। ये रावी नदी है ना। हम लोग ज्योग्राफी में जब नदियाँ पढ़ेंगे तो इनको देखेंगे, ये रावी नदी है। तो इस नदी के तट पे जो है एक स्थल प्राप्त हुआ जॉन मार्शल के नेतृत्व में और इस स्थल को हम लोग बोलते हैं हड़प्पा स्थल। तो हम लोग बात करेंगे
इस स्थल के बारे में, हड़प्पा नामक स्थल के बारे में। तो कुछ बातें हैं जो एग्जाम में आपके आती हैं, तो हम लोग यहाँ पे जो फैक्चुअल बातें हैं इनकी हम लोग बात कर लेंगे। बाकी हम लोगों ने देख लिया है कि कैसे जो है इस क्षेत्र से हटकर यहाँ पे रेल व्यवस्था शुरू की गई और किसके द्वारा शुरू की गई और कैसे ये स्थल प्रकाश में आया, हम लोगों ने इसकी बात यहाँ पे करी। तो हड़प्पा नामक जो स्थल था, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये स्थल जो है इसकी खोज किसके द्वारा करी गई, यानी खोजकर्ता कौन है, हम लोग इनकी बात करेंगे कि इस हड़प्पा नामक स्थल को किसने खोजा, है ना। तो इस स्थल को जो है वो किसके द्वारा खोजा गया, तो ये हम लोगों को पता रहता है, ये जो है दयाराम साहनी के द्वारा, है ना। दयाराम साहनी के द्वारा जो है, दयाराम साहनी द्वारा जो है इस स्थल की खोज की गई। और ये स्थल कब खोजा गया, है ना, तो ये स्थल जो है वो सन 1921 में जो है दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया। और ये अगर लोकेशन की बात करी जाए कि इस स्थल का जो है वो लोकेशन कहाँ पर है ना, ये स्थल जो है कहाँ पर खोजा गया, तो लोकेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये वाला एरिया आज वर्तमान में जो है वो पाकिस्तान का एरिया है ना। तो इसको हम लोग, यहाँ पर एक ज़िला है दोस्तों, यहाँ पर एक ज़िला है, इसको हम लोग बोलते हैं मोंटगोमरी जिला। मोंटगोमरी जो है ये ज़िला है और ये कहाँ पर ज़िला पड़ता है आज वर्तमान में, तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो मोंटगोमरी ज़िला जो पाकिस्तान में है वहाँ पर जो है हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई। और अगली बात अगर आपसे पूछी जाती है कि ये किस नदी के तट पे है, हम लोग अगर नदी की बात करें तो नदी का नाम है रावी नदी। कौन सी नदी, रावी जो है नदी के तट पे है ना। अब कभी कभी क्या है वो आपसे तट पूछ लेता है कि रावी नदी के किस तट पे है, तो तट के बात करें तो नदियों में हम लोग देखते हैं ये किस तट पे है, तो ये रावी नदी के बाएं तट पे जो है ये हड़प्पा नामक स्थल पाया गया। अब हम लोग दायां बायां कैसे जो है डिसाइड करेंगे, तो ये रावी नदी का प्रवाह है और इसका जो प्रवाह है वो ऐसे है, यानी कहने का मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर रावी नदी बह रही है। तो इस हिसाब से रावी नदी का ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग बोलेंगे दायां, और रावी नदी की जो इस वाला क्षेत्र है इसको हम लोग बोलेंगे बायां। और ये जो क्षेत्र है ना, मोंटगोमरी जो जिला है यहाँ पर जो है वो हड़प्पा नामक स्थल स्थित है। तो ये कि रावी नदी के किस तट पे है, तो ये बाएं तट पे। और ये सारा काम जो हम लोग देख रहे हैं, ये सारा काम जो हम लोग देख रहे हैं ये किसके निर्देशन में हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा नामक जो स्थल है वो किसके निर्देशन में जो है वो किया गया, तो हम लोग निर्देशन की बात करेंगे, यानी इसके किसके डायरेक्शन में किया गया, तो जॉन मार्शल। ये बात आप लोग जो है याद रखोगे कि हड़प्पा नामक जो स्थल है वो जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है यानी निर्देशन में दयाराम साहनी के द्वारा सन 1921 में रावी नदी के बाएं तट पे खोजा गया। और ये वर्तमान में कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये जो है पाकिस्तान के मोंटगोमरी नामक ज़िले में स्थित है। और ये इसकी विशेष बात क्या है, तो इसकी एक विशेष बात ये है जिसके लिए ये पूछा जाता है, और वो विशेष बात ये है कि ये स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था। तो ये आप लोग जो है इसको याद रखोगे, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का यह पहला स्थल था। पहला स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का यह खोजा गया पहला स्थल था। यह खोजा गया पहला स्थल था। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि कैसे जो है वो जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है दयाराम साहनी के द्वारा ये हड़प्पा नामक स्थल जो है वो खोजा गया। इसके अगले साल ही, यानी ये हम लोग देख रहे हैं कि 1921 में खोजा गया, है ना।
इसके अगले साल ही इनके ही निर्देशन में यानी जॉन मार्शल के ही निर्देशन में एक और स्थल खोजा गया, और वो स्थल कौन सा था? तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं रावी नदी है, यहाँ पर तिब्बत के मानसरोवर झील से हम लोग नदी पढ़ते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिंधु नदी, है ना, ये सिंधु नदी है। और इस सिंधु नदी के इस तट पे जो है एक अगले साल स्थल खोजा गया, और इस स्थल को हम लोग बोलते हैं मोहनजोदड़ो। तो हम लोग ये देख लिए हैं, है ना। इसके बाद हम लोग जो अगला स्थल इसमें पढ़ेंगे वो कौन सा स्थल पढ़ेंगे? वो मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे। तो ये जो है मोहनजोदड़ो अगला स्थल हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। तो ये सिंधु नदी के तट पे जो साल 1922 में स्थल खोजा गया, ये जो है क्या नाम था इसका? तो इसका नाम था मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो स्थल है, ये जो मोहनजोदड़ो स्थल है, ये सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया जो है वो दूसरा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया जो है ये दूसरा स्थल है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, जो बातें आपको पता होनी चाहिए, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो कौन कौन सी बातें? वही बातें सब, है ना। कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए कि मोहनजोदड़ो जो है ये इसके खोजकर्ता कौन है, यानी किसके द्वारा ये खोजा गया? तो ये जो है एक व्यक्ति थे राखल दास बनर्जी, है ना। क्या नाम था? राखल दास बनर्जी। जो राखल दास बनर्जी थे उसके द्वारा जो है ये मोहनजोदड़ो नाम का जो है स्थल खोजा गया। और ये कब खोजा गया? तो अगर हम लोग सन की बात करें तो ये 1922 में खोजा गया, और ये 1922 में खोजा गया। और ये कहाँ पर है, यानी इसकी लोकेशन क्या है? ये लोकेशन इसकी क्या है, ये कहाँ पर आज लोकेटेड है? तो इसकी हम लोग अगर बात करेंगे तो ये जो है सिंध प्रांत हुआ करता था। ये सिंध प्रांत जो है ना, ये जो सिंध प्रांत है, तो यहाँ पे एक जिला है लरकाना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ये जो है लरकाना जिला जो है पाकिस्तान में आज, है ना, लरकाना जिला। लरकाना जिला कहाँ का है? तो ये पाकिस्तान में। लरकाना जिला जो है जो पाकिस्तान का है, यहाँ पर इसकी लोकेशन है ना। और अगर नदी की बात करी जाए कि किस नदी के तट पे ये मोहनजोदड़ो है, तो नदी आपको दिख रही है, कौन सी नदी है? सिंध नदी। और अगर तट की बात करें कि सिंध नदी के किस तट पे, तो हम लोग देख रहे हैं सिंध नदी का प्रवाह ऐसे है, तो इस नदी का ये वाला हिस्सा दाहिना है, ये वाला हिस्सा बायां है, शहर ये खोजा गया है, तो हम लोग बोलेंगे ये सिंध नदी के दाएं तट पे जो है वो मोहनजोदड़ो नाम का स्थल जो है स्थित था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो दूसरा खोजा गया स्थल था वो मोहनजोदड़ो था। इसकी खोज जो है राखल दास बनर्जी के द्वारा करी गई, और ये 1922 में खोजा गया था। ये कहाँ पर लोकेटेड है आज वर्तमान में? तो वर्तमान में जो पाकिस्तान का लरकाना जिला है वहाँ पर इसकी लोकेशन है। और ये किस नदी के तट पर है? तो ये सिंधु नदी के तट पर है। और किस तट पर है? तो ये दाएं तट पर स्थित है। तो ये जो है मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया दूसरा स्थल था। और ये भी अगर इसमें भी कहा जाए कि ये किसके निर्देशन में काम हुआ, है ना, इस कौन निर्देशन कर रहा था, कौन डायरेक्ट कर रहा था इस समय, तो खोजा जरूर राखल दास बनर्जी के द्वारा गया था, लेकिन निर्देशन में कौन काम कर रहे थे? तो जॉन मार्शल। और हम लोग जॉन मार्शल को पढ़ चुके हैं कि ये करजन के समय जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक बनाए गए। तो चाहे आपसे कहा जाए कि हड़प्पा और चाहे मोहनजोदड़ो, ये दोनों स्थल जो है किसके निर्देशन में खोजे गए हैं? तो हम बताएंगे जॉन मार्शल के। 1921 में हड़प्पा खोजा गया और 1922 में जो है मोहनजोदड़ो खोजा गया। तो इतनी बात दोस्तों आपको जो है पता रहनी चाहिए। ये फैक्ट हैं, ये आपके एग्जाम में आते हैं, है ना। तो हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के दो स्थलों के बारे में जानकारी यहाँ पे प्राप्त करी है। एक है रावी नदी के तट पे हड़प्पा नामक स्थल, और दूसरा है
सिंधु नदी के तट पे जो है मोहनजोदड़ो नामक स्थल। हम लोगों ने हड़प्पा स्थल में देखा था उसकी विशेषता को, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया जो है वो पहला स्थल था, जबकि ये मोहनजोदड़ो जो है वो 1922 में सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया दूसरा स्थल है। अब कुछ विशेषताएं हैं इस मोहनजोदड़ो की, है ना, जिसके लिए आपके एग्जाम में आता है, तो हम लोग इसकी विशेषता की बात कर लेंगे, है ना। इसकी हम लोग जो है वो विशेषता के बारे में बात कर लेंगे कि मोहनजोदड़ो की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या खासियत है ना, जिसके लिए ये आपके एग्जाम में आता है। तो हम लोग अगला दोस्तों इसमें क्या पढ़ेंगे, इसकी जो विशेष बात है, इसकी जो विशेषता है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो इसकी विशेषता क्या है कि जैसे मान लो ये जो है 1922 में जब राखलदास मुंशी के द्वारा इसको खोजा गया, तो यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इस यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो है नृत्य करती हुई कांसे की यानी कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है, यानी नृत्य करती हुई कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो है वो कुछ मोहर प्राप्त हुई हैं, मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। और इन मोहरों की खास बात क्या है कि इस मोहरों पे जो पशुपति नाथ की जो है वो प्रतिमा अंकित है। तो पशुपतिनाथ की जो प्रतिमा वाली जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो हम लोग बताएंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। और इसकी जो एक विशेषता है वो ये है कि जो विशाल स्नानागार हैं, यानी विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो ये जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त। हम लोग आगे दोस्तों पढ़ेंगे भी कि ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम लोग नगरीय सभ्यता बोलते हैं, इसकी व्यवस्था कितनी जो है अच्छी थी, है ना। इसके बारे में हम लोग जब बात करेंगे तो हम लोग इस विशाल स्नानागार के बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं मोहनजोदड़ो से जुड़ी हुई जो आपको पता होना चाहिए कि विशाल स्नानागार जो है और पशुपतिनाथ की जो मोहरें हैं, है ना, और नृत्य करती हुई कांस्य की जो प्रतिमा है, ये सब जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है ना। ये सब जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती जो दो स्थल खोजे गए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये अपने आप में जो है बड़े यूनिक थे। और कहा जाता है कि ये जो मोहनजोदड़ो था ये पूरी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा स्थल था। तो ये जरूर ना कहीं जो है वो राजधानी रहा होगा, है ना। तो एक जो है इतिहासकार हुई हैं दोस्तों, उनका नाम है पिग्गट। आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये जो पिग्गट इतिहासकार हैं, है ना। पिग्गट के अनुसार अगर हम लोग बात करें, ये जो पिग्गट इतिहासकार हुए हैं, तो इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है वो जुड़वा एक विशाल साम्राज्य की, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है एक विशाल जो साम्राज्य है, एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। तो एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। ये बात किसके द्वारा कही गई है, ये पिग्गट के द्वारा कही गई। इनके कहने का मतलब ये था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल खोजे गए हैं, आज के समय में जो जानकारी प्राप्त होती है 1400 से 1500 स्थल खोजे गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना। उनमें से जो सबसे बड़े और सबसे जो यूनिक नगरीय सभ्यता जिनकी थी, उनमें हम लोग जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पढ़ते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर दो स्थलों के बारे में देख लिया। हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर ये देखा कि जो है भारत में रेल यातायात कब शुरू की गई और क्यों शुरू की गई। तो क्यों इसलिए शुरू की गई क्योंकि भारत में ब्रिटिश उस समय उपनिवेश था, ब्रिटिश हुकूमत थी और ब्रिटेन में अंग्रेजों ने पहली व्यवस्था शुरू कर दी थी, इसलिए भारत में जो है इसको शुरू किया गया। इस रेल यातायात से प्रभाव क्या पड़ा, क्या हमको सामने हमारे आया, तो हमारे सामने आई सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। और भारत में जो है
लॉर्ड डलहौजी के बाद इसको जो है बर्टन बंधुओं के द्वारा जिस क्षेत्र में चलाया गया वहाँ पे। अब बहुत सारे स्थल हैं, हम लोग स्थल की बात करेंगे बाद में, है ना। अब हम लोग अगला पॉइंट जो इसको समझेंगे वो ये समझेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है दोस्तों वो कहाँ से कहाँ तक था, है ना। तो हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रारंभिक स्थलों के बारे में बात करे हैं। आगे हम लोग बात करेंगे जब हम लोग स्थल के बारे में बात करेंगे, है ना। जैसे हम लोग चंद्रो पढ़ेंगे, हम लोग रोपड़ पढ़ेंगे, धौलावीरा हम लोग पढ़ेंगे, लोथल पढ़ेंगे। तो ये ऐसे स्थल हैं जो इसी सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वो खोजे गए हैं। तो उनसे क्या प्राप्त हुए, उनकी खोजकर्ता कौन है, कौन नदी के तट पर, हम लोग सब पढ़ेंगे, है ना। लेकिन इससे पहले हम लोग यहाँ पर ये पढ़ लेंगे कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है ये कहाँ से कहाँ तक फैली थी, है ना। ये कहाँ से कहाँ तक जो है वो फैली थी। तो हम लोग अगला पॉइंट जो इसमें लिखेंगे वो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक था, हम लोग इसकी बात करेंगे। तो इसको जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक मैप जो है यहाँ पर ड्रा कर लेंगे, है ना। यहाँ पर हम लोग जो है एक मैप यहाँ पे ड्रा कर लेंगे और इस मैप के माध्यम से हम लोग देख लेंगे कि इसका जो है विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, है ना। इस मैप के माध्यम से हम लोग देख लेंगे कि इसका जो है वो विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो आज ये हम लोग देखते हैं ये लद्दाख का इस क्षेत्र हो गया, जम्मू कश्मीर इसको हम लोग बोलते थे पहले, है ना। तो यहाँ पर एक स्थल है, इसको हम लोग बोलते हैं मांडा। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, खोजा गया एक स्थल था। और ये मांडा जो है किस नदी के तट पर है, तो ये चेनाब नदी के तट पर है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे दक्षिणी स्थल है वो यहाँ पर है। और ये स्थल कौन सा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम है दैमाबाद। ये दैमाबाद जो है ना, ये दैमाबाद जो स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिण में खोजा गया स्थल है। और ये किस नदी के तट पर है, तो ये देश दोस्तों परवरा नदी के जो है तट पर है। और जो परवरा नदी है ये वर्तमान में किस नदी की सहायक नदी है, तो ये गोदावरी की सहायक नदी है ना। और ये स्थल जो है किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है। यानी महाराष्ट्र में परवरा नदी के तट पे जो दैमाबाद है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो है वो खोजा गया स्थल है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी सीमा है वो कहाँ से और जो दक्षिणी सीमा है ये कहाँ तक है, ये हम लोगों ने देख लिया है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों उत्तर प्रदेश है, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। और इस उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जो है यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश का आज वर्तमान में मेरठ जिला है। तो यहाँ पर एक स्थल है, इसका नाम है आलमगीरपुर। और ये आलमगीरपुर जो है वो कहाँ पर है, तो ये मेरठ ज़िले में आज आपको मिलेगा। और ये मेरठ ज़िला कहाँ पर है, तो हम लोग बोलते हैं उत्तर प्रदेश में। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्व में जो स्थल है उस स्थल का क्या नाम है, तो आलमगीरपुर नाम है। और ये आलमगीरपुर किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है, तो हम लोग बोलेंगे ये मेरठ ज़िले में है ना। ये कहाँ पर है, ये मेरठ ज़िले में स्थित है। और ये जो है किस नदी की अगर बात की जाए, किस नदी के तट पे है, तो ये हिंडल नदी के तट पे जो है, ये हिंडल नदी के तट पे सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा जाने वाला सबसे पूर्वी स्थल है। ऐसे ही यहाँ पर हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग एक स्थल पढ़ते हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं पाकिस्तान वाला ये पूरा एरिया है। और पाकिस्तान वाला कौन सा एरिया, तो ये बलूचिस्तान का एरिया है ना, जो लगातार पाकिस्तान से अलग होने की मांग किया करता है। तो ये बलूचिस्तान में यहाँ पर एक स्थल है ना, यहाँ पे एक स्थल है। और इस स्थल को हम लोग बोलते हैं सूतकांगे डोर। क्या नाम है इसका, सूतकांगे डोर। और ये सूतकांगे डोर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो बलूचिस्तान में स्थित है ना। और बलूचिस्तान किसका
हिस्सा है तो पाकिस्तान का हिस्सा है। किस नदी के तट पर है, तो ये दास्क नदी के तट पे जो है सूतकांगे डोर है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो है वो पश्चिमी स्थल है। तो हम लोग यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को देख रहे थे कि कहाँ तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है सबसे उत्तर में कौन सा स्थल है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जो है वो मांडा है, जो चेनाब नदी के तट पर है। और कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है ना। ये कहाँ पर है, तो ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी जो स्थल है वो दैमाबाद है। और ये किस नदी के तट पर है, तो ये परवरा नदी के तट पे है, जो गोदावरी की सहायक नदी है। और ये दैमाबाद किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है। और ऐसे ही हम लोगों ने देखा कि सबसे पूर्वी स्थल जो है वो कौन सा है, तो ये जो है आलमगीरपुर है, जो यूपी में हिंडल नदी के तट पे है। और जो हम लोगों ने देखा कि इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी जो स्थल है वो सूतकांगे डोर है, जो दास्क नदी के तट पर बलूचिस्तान में। तो ये विस्तार है, यानी इस क्षेत्र में जो है, इस क्षेत्र में जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ करता था। ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है फैली हुई थी, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात की जाए तो ये कितने देशों में इसका विस्तार है। अगर हम लोग देश की बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का कितने देशों में विस्तार है, तो ये 3 देशों में फैली हुई है। हम लोगों ने देखा है ये भारत में है ना, भारत में इसका विस्तार है। दूसरा ये पाकिस्तान वाला एरिया है, ये हम लोग देखते हैं इसका विस्तार पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान में भी इसका विस्तार है। और ये एक देश और है अफगानिस्तान। तो सिंधु घाटी अफगानिस्तान में ये वाला अफगानिस्तान का एरिया है, यानी यहाँ पे 2 स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के, है ना। तो अफगानिस्तान में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे कम स्थल पाए जाते हैं, जिनकी संख्या केवल और केवल कितनी है, 2 है। पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े स्थल है, जैसे कि हम लोगों ने भी देखा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में ही है। और सबसे ज़्यादा जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए गए हैं वो भारत में पाए गए हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखोगे कि सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं, सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं वो किस देश में हैं, तो हम लोग बताएंगे भारत में है। और भारत के किस राज्य की अगर बात की जाए कि सर्वाधिक किस राज्य में है, तो राज्य हो जाएगा गुजरात, है ना। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है जिसका विस्तार हम लोगों ने देखा है कि कहाँ से कहाँ तक है ना। तो ये इसका विस्तार है ना। कौन सा स्थल किस नदी के तट पे है, किस राज्य में है, ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ये यहाँ पे बताने की सिर्फ इतनी कोशिश करी गई है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो प्रकाश में आई, ये जो है कैसे आई और इसके स्थल जो है कैसे उत्खनित हुए। अगली क्लास में हम लोग इसमें जो इसके स्थल हैं, जैसे कि हम लोगों ने 2 स्थल केवल पढ़े हैं और 1400 से 1500 के बीच स्थल खोजेंगे। सबको हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन 6-7 स्थल और हैं जो किस नदी के तट पर हैं, कहाँ पर, हम लोग इसकी बात करेंगे। साथ ही साथ जो है इस सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ की जीवन शैली कैसी थी, यहाँ की कृषि व्यवस्था कैसी थी, यहाँ पर उद्योग कैसे थे, है ना। इन सबसे क्वेश्चन आते हैं, हम लोग इनकी बात करेंगे।